डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। ठीक है, डायमेंशन के बारे में एक बेसिक आइडिया तो हमने ले लिया। ठीक है, क्या होता है इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के बारे में हमने सुना हुआ है। ठीक है, आर ओवर क्यू। तो मतलब ऐसे भी स्पेसेस होंगे जिनके बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, दे आर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर फाइनाइट है, जैसे कि हमने सारे आर एन के एग्जाम्पल्स किए हैं, सारे आर एन में डायमेंशन फाइनाइट होता है, एन होता है। ठीक है, मैट्रिसेस में किए हैं, और बेसिस तो हमने सब में बात कर ही ली है, जो भी हमारे क्वेश्चंस थे ये पीछे बेसिस की बातें हो चुकी है। अब डायमेंशन पे थोड़ा सा चलता है। ठीक है, सबसे पहले ये है थ्योरम 24। ये क्या कहती है थ्योरम, if W is a subspace of a finite dimension vector space given में first point V of F is vector space over field F, दूसरा W is a subspace, सिंबल देख लो, सबस्पेस का डाला है मैंने, ये सबस्पेस है। ठीक है, देन जो डायमेंशन ऑफ W है दैट इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन। थोड़ा देखो ऑब्वियस, अच्छा ये सिंबल सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। पहले वाले का मतलब क्या है, ये तो सेट है ना, ये नंबर्स थोड़ी है जो कंपेयर कर रहे हैं, ये तो सेट है। पहले वाले का मतलब सबस्पेस है, लेकिन यहाँ नंबर्स हैं, ये इधर नंबर्स में जैसे लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन है वैसा ही यूज कर रहे हैं इसको। ऑल्सो W is equal to V if and only if dimension of both are equal. सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से कम या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं सकता। खुद भी सोच के देखो ना, डायमेंशन अगर बड़ा हो जाएगा तो जो उसमें एलिमेंट्स भी तो ज्यादा आ जाएंगे, तो वो तो सब स्पेस रहेगा, वो तो सुपर सेट बन जाएगा। लेकिन हमें पता है ना कि वो सब स्पेस है, सबसेट है, छोटा ही होगा ना। ठीक, चार थ्योरम है इसमें, अपने चारों करनी है, ये आखिरी के चार थ्योरम है, तो इसका आपने प्रूफ करना है। थ्योरम 25, इसका भी प्रूफ करोगे आप। फर्स्ट, U1 and U2 are finite dimensional vector space of a finite dimension, are finite dimensional spaces of a finite dimensional vector space VF. U1 plus U2 is also a finite dimensional vector space and this. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लस हमें क्वेश्चंस में काफी काम आने वाला है। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है, आने के चांसेस भी बहुत है। जैसे क्या दिया हुआ सबसे पहले, V of F is a vector space over F, यहीं से तो सारी बात शुरू होगी। दूसरा, U1 is a subspace of V over F and U2 is a subspace of V over F. Okay. अगर V रजे डायमेंशनल, V अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन का क्या मतलब, नॉट इन्फिनिटी, फाइनाइट। तो रजे इसमें जितने भी हम सबस्पेस बनाएंगे उनके भी तो फाइनाइट ही होंगे ना, क्योंकि फाइनाइट से ज्यादा हो गया फिर तो ये इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी, कम ही होनी है ना, तो ये भी फाइनाइट ही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर है।
तो दिस इज माय u1 u2, तो ये भी तो फाइनाइट डायमेंशन होंगे, ठीक। देन हमने w1 प्लस w2 पढ़ा था, ठीक है। u1 और u2 तो फाइनाइट डायमेंशन हो गई ऊपर वाले रिजल्ट से। u1 प्लस u2, ध्यान होगा आपको, u1 प्लस u2 भी एक सबस्पेस बनाता था, तो सबस्पेस बनाता था तो सबसेट होगा, अगेन उसमें भी तो ये होल्ड करेगा, तो u1 प्लस u2 भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। और ये बात एक डायमेंशन ऑफ u1 plus u2 is equal to dimension of u1 plus dimension of u2 minus dimension of u1 intersection u2। ठीक है, सब देख लो रजित, फाइनाइट है गिवन दैट v फाइनाइट है, अगर ये नहीं दिया होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, कहाँ फाइनाइट है नहीं पता लगता, तो इसको आप प्रूव करोगे। ठीक, आगे देखो, थ्योरम 26। प्रूफ में कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेना। गिवन इसमें रजिए u1 u2, अच्छा ये तो सम की बात थी, आई होप डायरेक्ट सम याद हो। डायरेक्ट सम में क्या होता था कि u1 u2 और डायरेक्ट सम रजे v, जैसे वेक्टर स्पेस को हम डायरेक्ट सम बोलते थे u1 और u2 का, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी रिटन एज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में तो u1 प्लस u2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट सम नहीं बोलेंगे, यूनिक वर्ड जो है डायरेक्ट सम बताता है। और वो हमने कैसे सीखा था कि एक तो ये सम होना चाहिए और u1 इंटरसेक्शन u2 में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए, मतलब ये डिसजॉइंट सबस्पेस होने चाहिए। ये दो सेटिस्फाई हो रहा था तब हम बोलते हैं कि यूनिकली लिखा जाएगा, तब हम बोलते हैं कि v डायरेक्ट सम है u1 और u2। हाँ जी, गिवन में देखो u1 and u2 are the finite dimensional vector spaces of a finite dimensional subspace of a finite dimensional vector space। तो रजे वही पहली चीज कि v of f is a finite dimensional vector space over f। दूसरा u1 is a subspace of v, u2 is a subspace of v। देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे गिवन, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है, u1 u2 सबस्पेस है। थर्ड v जो है दैट इज एक्चुअली u1 प्लस u2, मैंने u1 प्लस u2 लिखा है। अगर आपको डायरेक्ट सम इसको बनाना है तो एक और चीज गिवन होनी चाहिए थी, क्या कि u1 और u2 का इंटरसेक्शन 0 है, यानी कि u1 एंड u2 आर डिसजॉइंट सबस्पेसेस, ठीक है। लेकिन वो नहीं दी हुई, उसके अलावा हमें ये दिया हुआ है कि जो डायमेंशन ऑफ v है दैट इज एक्चुअली डायमेंशन ऑफ u1 प्लस डायमेंशन ऑफ v। वो कह रहा है कि इन दोनों कंडीशन से भी हम कह सकते हैं कि v विल बी एक्चुअली डायरेक्ट सम ऑफ u1 एंड u2। कोई डाउट इसमें? बताइए। नहीं। हाँ जी, लास्ट थ्योरम है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 27। दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमारे पास क्वेश्चंस रह गए।
For every subspace U1 of a finite dimensional vector space, पहली चीज V of F is a finite dimensional vector space over F. There exists a subspace, ठीक है. अब गिवन में क्या है कि U1 एक सबस्पेस है, तो वो कह रहा है कि अगर एक U1 सबस्पेस है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो एक U2 जरूर होगा सच दैट जो वेक्टर स्पेस होगा वो इस U1 और U2 का U1 और U2 का डायरेक्ट सम होगा. देन there exists a U2 which is a subspace of VF, V over F, such that V is actually U1 plus U2. Okay. इसका जो और स्टेटमेंट लिखा है वो भी आप पढ़ लेना अच्छे से, वो भी बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट यही लिखी हुई है. वो कह रहा है कि अगर ये V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डायमेंशन बता भी रखा है, डायमेंशन कह रहा है m प्लस n, अगर m डायमेंशन का एक U1 एग्जिस्ट कर रहा है तो n डायमेंशन का पक्का एक U2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये, ठीक है. वो डायमेंशन पे बात लेंगे, एक ही बात. ठीक है, आपको याद होगा इसको क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस बोलते थे ना. U2 is the complementary subspace of U1 and U1 is the complementary subspace of U2. So this is a complementary right now. अब आते हैं जी क्वेश्चंस. ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ. क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है ये बहुत जरूरी है. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. क्या कह रहे हैं, शो दैट एक्स एक्सिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3. देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे टारगेट करने हैं आपने, आपको करना क्या है, टू शो इज एक्स एक्सिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3 over R. तो देखो सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं, हमारे पास एक तरीका है ही ऑलरेडी, है ना. एक्स एक्सिस पहले बना लो. एक्स एक्सिस कैसे होगा R3 में, ऐसा होगा कुछ x, 0,0. दिस इज माय एक्स एक्सिस. तो इसको s दे देते हैं ना, सच दैट x बिलोंग्स टू D. ठीक है, कोई नया तरीका यूज करने की यहाँ जरूरत नहीं है. जैसे आप करते थे एक्स एक्सिस वैसे सबस्पेस है या नहीं है, और क्यों है तो बताओ. सबस्पेस तो है. क्यों है, R3 में चेक करने का क्या तरीका होता था सबस्पेस, कोई हम ले सकते हैं, मतलब हम कोई पॉइंट ले सकते लाइन हैं. पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट्स व्हाई हाँ, ये सबस्पेस है R3 का. इसको प्रूव करेंगे, वही आपको पता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करके, वो आप यूज कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबस्पेस है, इस सबस्पेस का बेसिस भी निकालो और डायमेंशन भी निकालो. बहुत इजी है. अच्छा रजय देखो, बेसिस निकालने का कोई मेथड नहीं होता कि आप में एक मेथड बता दीजिए जिससे उस सेट पे पहुंच जाए जो इसका बेसिस है, ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द केसेस में बेसिस आपको पता होता है. जैसे इसमें बेसिस क्या होगा, 100. 100. तो उसको आप लेट कर लोगे स्टार्टिंग में कि लेट बी, इसको बेसिस नहीं बोलोगे, लिख लोगे लेट बी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 100. अब आप प्रूव करना शुरू करोगे. ठीक है, अब आपको पता है सेट को प्रूव कैसे करना है बेसिस.
एल ऑफ बी ऐसा आना चाहिए, और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि नॉन जीरो सेट है, नॉन जीरो एलिमेंट है इसमें, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप ये 2 पॉइंट प्रूफ कर दोगे, बेसिस हो जाएगा। बेसिस हो गया, उसका डायमेंशन क्लियर है, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है रचा ये वाले, एग्जाम्पल 2 भी देख लेना, बिल्कुल सेम ही है, R2 R3 में बात कर रहे हैं वो। एग्जाम्पल 3 देखिए, आपको ना R3 का एक सब स्पेस दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस। सबसे पहले तो आपको चेक भी करना पड़ सकता है कि ये सब स्पेस है या नहीं है। अगर सब स्पेस है तो फिर आप इसका डायमेंशन और बेसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो V में W दे रखा है, all the R S T such that T is equal to S plus R, S is equal to 2R। हाँ जी, मुझे बताओ कि ये सब स्पेस क्यों है। शॉर्टकट से बताओ मेरे को कि ये सब स्पेस क्यों है। सॉल्व तो करना पड़ेगा ना लेकिन इसको। अगर सॉल्व करना ही पड़ जाए, मैंने इतना कुछ बताया था पीछे कि पहले ही पता होना चाहिए कि सब स्पेस है या नहीं। उसके बाद देख लोगे 10 प्रॉपर्टी में से कुछ एक वो करना है, वॉलेट करवाना है, या अल्फा एक्सप्रेस बीटा वाई करना है। क्या होते हैं R3 के सारे सब स्पेसेस? R3 के सारे सब स्पेसेस बताओ। एक तो वही होएगा X00। आप ऐसे बताने वाले हो सारे? फिर तो हो गया। फिर कैसे? All the line passing through the origin or the all the plane passing through the origin or set containing 0 0 0। R3 में हमने शॉर्टकट में देखा था सिर्फ यही 3 सब स्पेसेस हो सकते हैं। अगर कोई ये नहीं है तो हम उसको नहीं, वो सब स्पेस नहीं है। अब ये या तो प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए सब स्पेस के लिए, या तो लाइन पासिंग थ्रू, या तो 0 0 0। तो सिर्फ 0 0 0 तो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं गिवन द ऑल कंडीशंस। पर अब कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अगर ये 2 कंडीशंस को आप मर्ज कर सकें। मर्ज का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एस की वैल्यू है ना, आप ये यहाँ पुट कर दो, तो 2 वैल्यूज 2 कंडीशंस जो दे रखी है वो एक कंडीशन बन के आ जाए। तो देखो क्या बनता है, ये आर एस टी सच दैट टी इज इक्वल टू 3R बन जाएगा अगर मैं ये 2R यहाँ पुट कर दूंगी। 2R प्लस R 3R, वेयर हाँ जी। R S T belongs to 3। ये है W, ठीक है। तो इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 3R माइनस टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ रजा आपने S हटा दिया है, तो S हटा दो यहाँ पे भी, where R and T belongs to 0। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन ही है। दिस इज एक्स वाई जेड और दिस इज 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। प्लेन भी है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी है, तो दिस इज अ सबस्पेस। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई, सबस्पेस अब प्रूफ कर लेना। आगे
करके देखना एक बार इसको सब स्पेस। आगे पूछे कि ये अगर सब स्पेस है तो इसका एक बेसिस होगा, इसका एक डायमेंशन होगा। देखो R3 का बेसिस 3 होता है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन, बेसिस नहीं, डायमेंशन जो होता है इसका 3 होता है। अभी हम अपनी सबसे पहले थ्योरम करके आए हैं कि डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस इज लेस देन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो अगर इसका डायमेंशन 3 है तो W का डायमेंशन 3 या 3 से छोटा होगा। डायमेंशन से पहले थोड़ी बेसिस की बात करते हैं, ठीक है, बेसिस हम लोग कैसे निकालते हैं। जो भी कंडीशंस आपको दे रखी हैं, अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, रजे आपने यहाँ पे एस जो यूज किया है वहां पे हर जगह एस यूज करेंगे ना फिर हम 2R। अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना होता, अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना होता, अगर आपको यहीं से बताना होता कि ये सबस्पेस है या नहीं, तो भी रजे ये सबस्पेस है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये एक प्लेन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दो प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमेशा एक दूसरे को कट करेंगे और इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? लाइन। इनका इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगी, वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होगी। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां पर भी दिस इज ऑल्सो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहां से आप कंडीशन से पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कंडीशंस भी में भी रचे कुछ रूल्स होते हैं, चलो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल यहीं तक रहने दो कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही पता है हमें कि ये एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसको मैंने रिड्यूस करना शुरू किया है ना। कंडीशंस को रजे जितना ज्यादा कम करोगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, जितना ज्यादा, ठीक है। वेरिएबल्स को हटाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देख लो आपको टी भी हट जाएगा, टी भी आर के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R, 2R, 3R such that R belongs to real। टी की वैल्यू हमने पुट ही कर दी 3R, टी है ही नहीं हमारे पास। एक स्टेप और, इसको रजे आप ये नहीं लिख सकते R टाइम्स 1 2 3 such that this is, ये तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज द लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट कंटेनिंग 1 2 3। लीनियर स्पैन एक सेट का निकालते हैं ना, एक सेट का लीनियर स्पैन निकालते हैं। वो सेट आपको दिख रहा है ना कि सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिससे बार बार वही आर बिलोंग्स टू रियल वेरी करते रहो और मल्टीप्लाई करते रहो, डब्ल्यू के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि डब्ल्यू के सारे एलिमेंट को 1 2 3 तो जनरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये बेसिस है। आपको बेसिस और डायमेंशन निकालनी है, इससे ये बेसिस है ये प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि ये तो लीनियर स्पैन कर रहा है ना। ये तो, ये जो सेट है वो तो स्पैनिंग कर रहा है मेरे डब्ल्यू की। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? हाँ। नॉन जीरो सिंगलटन सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑल्सो 1 2 3 is is non-zero singleton set, therefore 1 2 3 is linearly independent। linearly independent भी हो गया, स्पैनिंग भी दे रहा है, इसका मतलब बेसिस यही है। therefore basis of W is set containing 1 2 3। डायमेंशन क्या आएगी बताओ? वन। डायमेंशन आएगी 1। इसी का बी पार्ट है, आप मुझे करके दिखाओ अभी।
इसमें बताओ, देखो, हाँ जी, पहले तो ये सब स्पेस है, हाँ दीदी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। क्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन? ये प्लेन बन जाएगा ना, सबस्पेस बन जाएगा। सरफेस प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब इसको रिड्यूस, कंडीशंस को हटाना शुरू करते हैं, कंडीशंस को हम लोग रिप्लेस करना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ से ना दो तो नहीं निकल पाएंगे, है ना। मैं यहाँ पे आर निकाल लेती हूँ, आर निकाल लेते हैं। आर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2s माइनस 3t कॉमा एस कॉमा टी। कंडीशन तो हट गई, where s comma t belongs to reals, that's it। w2 था हमारे पास, w2 में एक ही, सॉरी, w में एक ही कंडीशन थी, वो कंडीशन हमने ऑलरेडी उसमें यूज कर ली और वो कंडीशन हटा दी। अब देखो ये तो ऑलरेडी आप यहाँ तक पहुंच गए, है ना, वेयर थिंग्स बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे वेरिएबल्स है, और तो कुछ है नहीं, क्या करें अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना अंदर, s और t, अलग अलग करो। 2s कॉमा s कॉमा 0 प्लस माइनस 3t कॉमा 0 कॉमा t, s कॉमा t, s निकाला यहां से बाहर, 2 1 0 प्लस t यहां से माइनस 3 0 1। ये पूरा सेट लीनियर कॉम्बिनेशन ही लग रहा है एक सेट का, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, 2 1 0 और माइनस 3 0 1। हाँ जी, बताओ, क्लियर? हाँ जी। अगेन ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे, रैंक वाले मेथड से चेक करेंगे। नाउ 2 1 0 माइनस, इसमें अल्फा एक्स और बीटा वाई वाला, हाँ जी, इसमें वो नहीं लिख सकते हो, अल्फा एक्स बीटा वाई 0 ऐड करके जो कर देते थे। हाँ हाँ कर लो, अल्फा टाइम्स ये प्लस बीटा टाइम्स ये इक्वल्स टू 0 0 0। वहां से अल्फा भी 0 आ जाएगा, बीटा भी 0 आ जाएगा, आपको ये मिलेगा। आ गया, उससे आ गया मेरा। आ गया वहां से, आ गया। ठीक है। मैं रैंक वाला मेथड करवा रही थी, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करवा रही थी कि आगे जब जहाँ कुछ नहीं लगेगा वहां पे रैंक ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, स्पैनिंग भी कर रहा है, हमारे डब्ल्यू को बना भी रहा है ये सेट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो यही बेसिस है। बेसिस इज, ये पूरा सेट लिख दोगे आप, और डायमेंशन कितना हो गया, 2। इस तरह के क्वेश्चन है। कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से उनको एक एक करके हटाना है, ठीक है, सारी एक साथ करोगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल 4 में इन्होंने R4 का सबस्पेस उठाया है। Find the basis and the dimension of a subspace of a R4 having all vector A, B, C, D such that B is equal to A minus C and D equals to A 2A। इसको सेट की फॉर्म में जरूर लिख लो। W contains all A, B, C, D such that B is equal to A minus C, B equals to 2A। अब R4 की बात है, हम ये तो नहीं कह सकते where A, B, C, D all belongs to A। अब हम ये तो नहीं कह सकते it should be a plane passing through the origin, it should be a line passing through the origin, क्योंकि R4 में हमें नहीं पता। लेकिन रजी देखो, कंडीशंस तो वैसी सी हैं, कंडीशन तो मैंने आपको बताया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जैसे अगर ये एक्स वाई जेड जेड डब्ल्यू है, तो इट द कंडीशंस शुड बी लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। 0 तो होना चाहिए क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। क्या हो रही है ये सेटिस्फाई, ए विद ए बी सी डी, विद दीज नोटेशंस हो रही है सेटिस्फाई। एक बार वापस बोलना। R3 में हमने जो काम किया था
उसको हमने थ्योरेटिकली और एक्सटेंड किया था, क्योंकि हम इंट्यूटिवली एक्सटेंड नहीं कर सकते। R2 में हमने कहा था लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और द सेट कंटेनिंग 0 0। R3 में हमने कहा था सेट कंटेनिंग 0 0, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन थ्योरेटिकली हम R4 में बढ़ सकते हैं, अब हम इंट्यूटिवली नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि R4 में कैसी पिक्चर है, राइट। तो R4 में थ्योरेटिकली आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन कैसी बनती है हमारे प्लेन की और उसकी, ऐसी ही तो बनती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। कंडीशंस को तो हाँ जी, बढ़ा हाँ जी, सकते हैं ना हाँ राजे। जी, हाँ जी। तो क्या ए बी सी डी जो नोटेशंस है इनकी, उसके हिसाब से ये हो रही है सेटिस्फाई कंडीशंस। 0 0 पास कर रहा है, वैसा ही है ना कुछ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसा ही तो है कुछ, हाँ हाँ हाँ। दोनों ही। ठीक है, जब भी हम दो जब भी हम किसी भी डायमेंशन में हो, चाहे हम R13 में हो, 13 डायमेंशन के दो, उसको प्लेन तो नहीं बोल सकते, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि मैं दो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करती हूँ तो ये पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये लाइन इज अ 2D, टू डायमेंशन, लाइन इज टू डायमेंशनल ना, लेकिन पॉइंट तो वन डायमेंशनल है। उसी तरीके से अगर मैं दो प्लेन को इंटरसेक्ट करूंगी तो आपको पता है क्या आता है, एक लाइन आती है। प्लेन इज अ 3D, इज इन 3D, लाइन इज इन 2D, एक डायमेंशन कम होती है इंटरसेक्शन में। यहाँ R4 में दो प्लेन निकल, प्लेन बन जाएगा फिर। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ जो भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो एक प्लेन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, R4 में प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो भी बन जाएगा। चलो, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसका यहाँ जरूरत नहीं है, पर हाँ हमें पता लग गया कि ये सबस्पेस बनेगा। इसका आपको वेक्टर, इसका आपको वही डायमेंशन निकालना है, बेसिस निकालनी है। तो बताओ कैसे करें, क्या लिखो। ए को तो लिख लेंगे पहले बी प्लस सी। ए को लिख लेंगे बी प्लस सी, तो ए हटा देंगे, बी प्लस सी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ए हट गया, पहली कंडीशन हट गई, बी इक्वल्स टू 2a, वेयर, हाँ ए को हटाना है ना, तो ए को हर जगह हटाना, प्लस सी, तो वेयर बी सी डी नाउ बिलोंग्स टू बी। हाँ, अब उसको डी में, डी की जगह लिख सकते हैं ऐसे, बी प्लस सी बी कॉमा सी कॉमा 2b प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी बी सी 2 टाइम्स बी प्लस सी, मतलब आपको डी को हटा दिया हमने, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा बी और सी। बी सी। हाँ बताओ अब क्या करें। इसको हम लिख सकते हैं बी बी सी 2b, बी 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 कॉमा कॉमा सी कॉमा 2b। नहीं नहीं दीदी, सी आएगा 0 की जगह। कॉमन क्या लोगे फिर, कॉमन क्या लूंगा, चलो एक जगह तो 0 आना ही था, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, आप उसको मानो बात की, वहां नहीं लिख सकते, फिर कॉमन क्या लोगे। सी अगर मैं यहाँ लिख लेती तो यहाँ से कॉमन क्या लेते। आओ जी, सही बात है, सही है, ठीक है ठीक है। हाँ अगले में बताओ। सी 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 0 सी 2c, बस हो गया। हो गया, ये बी निकल गया बाहर, हाँ जी। 1 1 0 2 प्लस सी बाहर 1 0 1 2, such that B और C they belongs to। ठीक है,
this is the linear span of the set containing two elements 1102 comma 1012. देखो जब दो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करना हो ना, तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि वन वेक्टर आइदर वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर और नॉट। तो आप देख लो कि इस वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करके ये बना पाओगे, किसी भी रियल, बताओ, नहीं आवाज नहीं आ रहा, नहीं कर सकते, ये जीरो है ना बीच में, नहीं कर सकते ना, तो एक वो भी आर्गुमेंट लिख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि वो जो एक डेफिनेशन का जो सहारा आप हर जगह ले रहे हो उससे थोड़ा चलो आगे भी चलो, इतनी प्रॉपर्टीज करी है, इतना कुछ किया है, उनका भी यूज करो। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर, देयरफॉर दो के लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। या ऐसे लिखो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा बिलोंग्स टू रियल सच दैट अल्फा टाइम्स 1102 इक्वल्स टू अल्फा दिस, क्लियरली कुछ भी, ठीक है। तो नहीं है ये, तो ये भी बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गई 1। तो इस तरीके से आपने डायमेंशन के क्वेश्चंस को टारगेट करना है। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। अच्छा एक ये देखना, एक थी हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम, एक थी हमारे पास एग्जिस्टेंस थ्योरम, और एक उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि रिड्यूस कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटा सकते हैं कुछ कुछ, अगर लीनियर स्पैन बन रहा हो तो कुछ एलिमेंट्स हटा के उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं ताकि वो बेसिस बन जाए, ठीक है। तीनों का यूज जो हम क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ये देखो, इसकी स्टेटमेंट देखो, पहले आप खुद देखो बुक में, find a largest linearly independent set of vectors as a subset of R3 from the set where S is this. एक S है, सबसेट है R3 का, तो this is -101 -1 1 2 1 2 0 3 1 2 और 1 1 4। क्वेश्चन देखो क्या है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। आपने इसमें से एलिमेंट चूज करने हैं, ठीक है, और आपने ऐसे एलिमेंट चूज करने हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाए, और उसके अलावा अगर मैं इसका एक भी एलिमेंट उसमें डालूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहा है। थोड़ा थोड़ा ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में कह नहीं सकती, क्योंकि उसमें मेरे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो मैं पूरे R3 से चूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कह नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे सेट में से ही चूज करना है ये ऐसे, ठीक है। तो क्या करो, अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने कैसे किया था, मैक्सिमल वाला एक लिया था, उसको चेक किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो अगर बड़ा करते जाते हैं जैसे उसको आता बड़ा रहता करते है। जाते थे। इसमें भी वही करो, इसमें भी वही करो, लेकिन पहले पहले लिखो कि इसमें 3 से ज्यादा वेक्टर्स नहीं डाल सकते। हाँ R3 बनाना है ना। R3 में 3 से ज्यादा वेक्टर्स नहीं डाल सकते अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए। वी नो डायमेंशन ऑफ R3 is equal to 3. It implies any linearly independent set of R3, any linearly independent set of R3 cannot contain more than 3 vectors, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट S1 S2 करके बना लेते हैं, लेट S1 इक्वल्स टू -101, सेम वही कंडीशन, नॉन जीरो एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। S2 बनाओ, ये लिखना है जो मैं बोल रही हूँ, सारी चीजें आपने लिखनी है। S2 इसमें एक और एलिमेंट डाल दो, -1 1 2। अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना है, लिखो। नहीं बनेगा, नहीं बन लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना, क्या? अच्छा तो हाँ ठीक है। अच्छा आप कह रहे थे लीनियर इंडिपेंडेंट बनेगा,
मैं कहती कोई भी कॉम्बिनेशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करके ये बना पाओगे? नहीं बनेगा, ठीक बना है ठीक। पाओगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब S3 पे आओ, एक और एलिमेंट, -1 0 1 -1 1 2 1 0 1 2 0। अब अगर डेफिनेशन से जाओगे तो तीन सेट ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, तीन सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करो, अल्फा बीटा गामा निकालो, 0 0 आए तो ठीक, नहीं तो लिनियरली डिपेंडेंट। उससे अच्छा रैंक वाला मेथड करो। इसको मैं कर देती हूँ ना, इसको चेक करने के लिए -1 0 1 -1 इसको कर सकते हैं कि एक को लेके दोनों को चेक कर दें। कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे? अब आपको ये चेक करना है कि क्या इसको मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, फिर वो ठीक है, हम बड़ा हो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं ना। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है इसका रो एक्लॉन फॉर्म। रो एक्लॉन फॉर्म नहीं, सिर्फ एक्लॉन फॉर्म के बारे में बात की थी ना। सबसे पहले लेफ्ट से नीचे वाला सबसे पहले 0 बनाएंगे। इसको बनाएंगे और यूज क्या करेंगे, पहली रो ऐड कर देते हैं। ऐड करके ये बनेगा 0 2 1। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 0 1 -0 1 2 -1 1 -1 0। अब इसको 0 बनाते हैं। दिस -2 टाइम्स R2, याद होगा मैंने R2 को मूव करने के लिए, तो 0 2 माइनस ये 1 -2 -1 0 1 1 -1 0। ये करने के बाद, ये तीन जीरोस बनाने के बाद जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रह जाती है वही रैंक होता है। तो रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो rows in this echelon form. That is equals to 3. That is equals to actual number of rows. जितनी थी number of rows, number of rows. तो rank अगर number of rows के equal होंगे, it implies S3 is linearly independent. हाँ जी, यही है। अब इसके आगे तो हमें पता ही है, जा नहीं सकते, तो यही मैक्सिमम है। अच्छा, अब ये दो एलिमेंट्स का रजे ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद ये भी तो उठा सकते थे। ऐसा नहीं है कि जो हमने बनाया है वही होगा, उसके अलावा भी होंगे, पर ये वन ऑफ दोज होगा। ठीक है, ऐसे भी हम और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने यूज करना है एक्सटेंशन थ्योरम। एग्जाम्पल 6 आई थिंक आया भी हुआ है। यस, एक्सटेंशन थ्योरम से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती थी कि अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हो जो कि बेसिस बना, मतलब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट दे रखा है और आपको लीनियर स्पैन वाला बना सेटिस्फाई कराना है, तो आपको अपने सेट को बड़ा करना पड़ेगा, उसमें और एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देंगे और कहेंगे आपको कि आप बनाओ, अब इसका बेसिस बनाओ, इसमें बताओ कौन से एलिमेंट्स डाले ताकि ये बेसिस बने। For that question is, देखना एक्सटेंड किसको करने के लिए बोला है, एक्सटेंड -1 2 5। सिर्फ एक एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है, आपको दिख रहा है, तो इसमें कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स चाहिए ना। और हाँ जी, टू डिफरेंट बेसिस ऑफ R3। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको, इन क्वेश्चंस को?
देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमें ये पता ही है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही। मुझे स्पैनिंग करानी है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ अभी के लिए कि इसमें क्या लिखा है। मुझे ये तो पता है ना कि स्पैनिंग किन किन वेक्टर से हो जाएगी। लेट देखो इसको लिखना कैसे है ये तो आप देख लोगे ना, जैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है। मैं आपको इसका तो थ्योरी बताती हूँ कि कर क्या रहे हो या करना कैसे है इस क्वेश्चन को। एक वेक्टर अजय आपके पास है, आपने ना वो वेक्टर जिसमें डाल देने हैं जो आपको पता है कि स्पैनिंग जिनसे हो जाती है। मतलब आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये वेक्टर्स तो होंगे ही, और इसमें 1 0 0 0 1 और 0 0 1। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो पहले से था, मुझे पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट में अगर मैं और एलिमेंट्स डाल दूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अभी मेरा ध्यान है ही नहीं लीनियरली इंडिपेंडेंट में, मैं चाहती हूँ कि अभी स्पैनिंग हो जाए फिलहाल और ये वेक्टर रहे। ठीक है, तो इससे बताओ स्पैनिंग हो जाएगी, R3 की स्पैनिंग हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। हो जाएगी, इसके आगे हमेशा 0 लगाते रहना। अल्फा बीटा और गामा से मुझे कोई 1 √2 3 बनाना है, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1, ये हो गया √2, ये हो गया 3, ये हो गया 0। मुझे तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ना। तो और एक बात रहे, बेसिस के अलावा अगर आप कुछ एलिमेंट्स डाल देते हो ना तो वो ऐसे मान लो कि उनका कोई ऐसे कोई जरूरत नहीं है, वो बस है वहां पे। ठीक है, तो स्पैनिंग तो ये कर ही देगा। अब आप इसको इस तरीके से रिड्यूस करोगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाए। कैसे करना है उसको ध्यान से देखो। -1 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका आपको बनाना है एक्लॉन फॉर्म। यहाँ 2 ऑलरेडी 0 है, इसको इससे ऐड कर रहे हो। 0 2 5 0 1 0 0 0 1 1 2 5, दिस इज इक्वल। इसको बनाते हैं अब, इसको बनाने के लिए इसकी हेल्प, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 0 1 0 0 0 -5/2, तो -5/2। हाँ, इसको क्या करें, इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना। सॉरी सॉरी, ये तो नहीं हो गया ना, ये तो हो गया। तो दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 5। एक ये 0 बनाते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी नहीं ना, ठीक चल रहा है सबका। ठीक है, ऐसे तो करते हैं ना रजय, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरोस बनाई, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरो बनाई, यहाँ पे 1 बनाते हैं और उसके लिए उसी के ऊपर वाले की हेल्प लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हाँ जी, तो बेसिस क्या नहीं, बेसिस आई पहला तो हमने रखना ही था, उसके अलावा जो 2 नॉन जीरो रो आई। मतलब आपने क्या किया, आपको एक वेक्टर दे रखा था, आपने 2 वेक्टर एग्जैक्टली R3 से ऐसे उठाए हैं ताकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, वो हो गया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे ही इसको और 0 बना ही नहीं सकते, देख लो एक्लॉन फॉर्म में 3 ही तो आएंगे ना, 3 नॉन जीरो रोज है और 3 वेक्टर्स हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए। हाँ जी। और स्पैनिंग तो कर ही रहे। ठीक है, रिड्यूस ही किया रचे, तो ये एक बेसिस हो गया। दूसरा जो ये सेट ऑफ बेसिस निकालने के लिए कह रहे हैं, एक ये B1 मान लो, अगर एक और निकालना है आपको तो आप क्या करो, -1 2 5, ये जो 2 रो है वो किस ओरिजिनल वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी आप यहाँ लिख सकते हो।
ये है दूसरा सेट ऑफ बेसिस। ठीक है, क्या कर रहे हो मैं तुम? तो आगे की आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, जैसे एग्जांपल 7 में देखो R5 की बात की हुई है और एक सेट दे रखा है 0 0 1 2 3 और साथ में दे रखा है 0 0 -2 1 2। इसको आपको एक्सटेंड करना है, मतलब आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और चाहिए, क्योंकि R5 में बात हो रही है, तो 3 एलिमेंट्स और चाहिए इसको बेसिस बनाने के लिए। तो आप देख रहे हो 7x7 की मैट्रिक्स बन जाएगा। सॉरी 7x7 कह रही हूँ, 7 रो, ये तो है ही, ये भी ऑलरेडी है। यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप इसकी हेल्प से, यहाँ तो ये सारे जीरो है, यहाँ पे 0 0। रो एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि ना एक्लॉन फॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना आपको, उसके लिए आपको एक काम करना, रो एक्सचेंज कर लेना। जैसे कि ये वाली रो, यहाँ दो सबसे, मतलब फर्स्ट कॉलम में एटलीस्ट फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए, दूसरे कॉलम में एटलीस्ट यहाँ या ये तो यहाँ होना चाहिए नॉन जीरो। तो रो कैसे एक्सचेंज कर लोगे, इसको ऊपर कर देना, लेकिन ध्यान रखना इसमें ऑपरेशन कुछ ना लगाना, इसमें और इसमें, क्योंकि इसको आपने एज इट इज रखना है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ की नहीं? इसको हटाओगे तो राजीव फिर बेसिस में, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ट्राई करने आपने, जितने हो जाए करोगे। इसमें आगे भी यही है, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, कल का दिन और देंगे, और वो भी मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस ही करवाऊंगी। अच्छा यही होगा कि आप ही सारे क्वेश्चंस कर लो और आप ही पूछ लो डाउट्स, नहीं तो मैं तो फिर अपने हिसाब से कोई 4-5 उठा के करवा देने हैं, और फिर नहीं होगा आगे। ठीक है, तो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे, कंसेप्ट कोई नहीं रहता। परसों से हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस का पहला चैप्टर, दैट कंटेन्स मल्टीपल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो, थैंक यू।